Hello and very good afternoon, everyone. Myself Adarshap and I have done my BTech from NIT Srinagar in the Chemical Engineering Department. तो जो हम अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रे ऑप्टिक्स। दैट मींस ऑप्टिक्स वाला पार्ट जो हम वो आप स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इससे हर बार नीट में जो है पूरे ऑप्टिक्स यानी कि रे और वे ऑप्टिक्स को मिला के 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दैट मींस तकरीबन 20 से 24 नंबर का वेटेज। और जो है हमारे जेडब्ल्यू मेंस में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 16 से लेके 12 नंबर का वेटेज है। और जे एडवांस में भी 3 से लेके 4 सवाल पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे इसका कितना अच्छा वेटेज है। और ये चैप्टर करने के लिए आपको किसी और चैप्टर की जरूरत नहीं होती है। ये पूरा अलग यूनिट है। आप इसको अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको इस चैप्टर में उतने अच्छे और उतने एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा सो दैट आपके जो है जे एडवांस के सवाल जो है 70 से 80% आप खुद करके ले जाओ। जेईई मेंस के सारे सवाल और नीट के सारे सवाल आपसे खुद बन जाने चाहिए। और इस सीरीज में मैं आपको सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ही उसके सारे सवाल लेकर आऊंगा सो दैट आपको ज्यादा फायदा हो उससे। क्योंकि जैसे टॉपिक होगा उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो दैट मींस आपको समझ आएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बताऊंगा इसमें अब जो है फ्यूचर में कैसा सवाल पूछा जा सकता है। आपने कल ही देखा होगा जो नीट का एग्जाम है तो आपने देखा होगा उसमें बढ़ के जो थे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज जो है कॉपी करके दे दिए थे। ना ही ऑप्शन चेंज किए थे, ना ही एक लाइन भी चेंज नहीं किया, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दे दिए थे। दैट मीन जेईई मेंस के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जे एडवांस के सवाल डिस्कस करेंगे और जो है नीट के सवाल भी इसमें हम डिस्कस करके ले जाएंगे। ये किन के लिए है? जे एडवांस के बच्चों के लिए, जेईई मेंस के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए ये जो है होगा। और क्लास 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, उनका जो है वो जो है क्वेश्चन वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बाकी थ्योरी वाला पार्ट देखकर वो अपने जो है बोर्ड्स के एग्जाम लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते उनको सिर्फ बोर्ड्स देने होते तो वो भी जो है इस लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? और जो है अभी जो आप देखोगे तो हम मोस्टली व्हाइट बोर्ड का ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो है बच्चों को क्या लग रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं आ रही है। मे भी इस वजह से जो काफी बच्चे वीडियो को जो है छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं कंटेंट जो है 110% आपको दूंगा कंटेंट के साथ साथ। और मैंने कुछ चीजें सोची है, जैसे मैं यहां पर जो लिखूंगा थ्योरी और यहां पर जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा उसका इमेज जो है मैंने नोट्स बना के लिखे, उनका फोटो डाल के आपको यहां पर दिखेगा। दैट मींस जो है सो दैट आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिले। और जहां पे कुछ एनिमेशन या कुछ फोटो वोटो होगा वो भी यहां पर मैं लगा दिया करूंगा सो दैट आपको मजा भी आए, आपको ज्यादा समझ भी आए और आपको एग्जाम को क्रैक भी करने के लायक हो जाओ। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्योंकि आज पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ा बहुत जो है इसका इंट्रो हमें देना पड़ा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑप्टिक्स वाले पार्ट को अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स में जाने से पहले मैं बात करूंगा ऑप्टिक्स क्या होता है। बेटा क्या होता है? ऑप्टिक्स क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जाने से पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है। तो बेटा मैं आपको समझाता हूं। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के बारे में जानना, लाइट के बारे में पढ़ना, यही हमारे पास क्या होता है? ऑप्टिक्स। क्या होता है ऑप्टिक्स? मेरे साथ रिपीट करो, क्योंकि जैसे आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो आप घर में, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में जब हम बोलते तो बच्चा वापस बोलता है तो उसको वहीं पे याद होता है। तो आपको अगर घर में आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप भी रिपीट करो, जैसे मैं बोलूंगा आपको भी जो है वापस रिपीट करना है। वैसे आपको क्या होगा? याद होगा। घर वालों को लगेगा आप थोड़े पागल हो गए हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर जो है आपकी वाह वाह होगी। ठीक है, तो थोड़ा मजाक किया। तो चलिए, मैंने आपको क्या कहा? ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के बारे में जानना और पढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। सर समझ आ गया? ठीक है, जब समझ आ गया तो लिखिए पहले ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हेडिंग डाल के आप लिखिए ऑप्टिक्स। क्या लिखिए? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप लिखिए स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और यहां पर जो है मैंने नोट भी अटैच किया है तो आपको दिख रहा होगा, यहां पर भी लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऐसे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा यहां पे जो भी चीज मैं लिखूंगा वो आपको यहां पर भी है डिस्प्ले होते हुए दिखेगी। क्लियर हुआ? दैट मीन स्टडी ऑफ लाइट यानी कि लाइट के बारे में जानना और पढ़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अब आप बोलोगे सर लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है ये हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले हम देखते हैं ऑप्टिक्स के बारे में पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं?
हम इस ऑप्टिक्स को जो है दो हिस्सों में बांट देते हैं। क्या करते हैं सर? दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब हम क्या करते हैं? ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स, और दूसरे हिस्से को हम नाम देते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। पहले हम रे ऑप्टिक्स कवर करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर हम लेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या होता है इसका नाम? इसका दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसका एक ही नाम होता है। इसका एक ही नाम है वेव ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स का या तो हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं या इसका दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो समझ आ गया ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के बारे में जानना और पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारे पास वेव ऑप्टिक्स हो गया, एक पार्ट रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है। आई होप जो है इतना अभी तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बार सवाल पूछा गया है। पहले वो डिफरेंस बताऊंगा, फिर उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करिए, आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीजें जो है पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है हमारे पास रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में। यहां पर जो है आपको नोट्स में भी दिख रहा होगा, वो डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखी हुई, लेकिन मैं आपको अपने साथ भी एक बार लिखवाना चाहता हूं, सो दैट आपको दिमाग में अच्छे से जो है बैठ जाए और आप भी साथ साथ लिखकर जो है अपने नोट अच्छे से बना पाओ। ठीक है, तो यहां पर ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को अभी हमने क्या बोला सर? एक को आपने बोला रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है सर, आप भी हेडिंग डालिए ऐसे, एक साइड आप कॉलम में लिखिए रे ऑप्टिक्स, और दूसरे साइड आप कॉलम में क्या लिख लीजिए? आप वेव ऑप्टिक्स लिख लीजिए। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम थ्योरीज ऑफ लाइट्स के बारे में नहीं पढ़ते, यानी कि रे ऑप्टिक्स में जो है हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं जानना चाहते। चाहे लाइट क्या हो, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते। लेकिन यहां पर हम वो थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते जो हमें बताती है लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है, वो चीजें हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और रे ऑप्टिक्स में बिल्कुल भी हम ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ते और ना ही उसकी तरफ ध्यान देते, नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं ध्यान देते हैं। क्लियर हुआ? दैट मींस रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? हियर इट डज नॉट, शाबाश, इट डज नॉट डील्स विथ, शाबाश, इट does not deals with the nature of light, nature of light, यानी कि यहां पर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो है डिस्कस नहीं करता है, ये उसके बारे में डील नहीं करता है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं? शाबाश, इट डील्स विद द थ्योरीज, विद द थ्योरीज रिगार्डिंग, regarding nature of light, regarding nature of light, regarding nature of light, यानी कि यहां पर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं जानना चाहते और ना ही उसके बारे में डिस्कस करते, और यहां पर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो भी थ्योरीज दी गई है, अलग अलग थ्योरीज, उन सबको यहां पर डील किया जाता है। यहां पर हम क्या करते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम मानते लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। यहां पर हम एज्यूम क्या करते हैं? यहां पर हम कंसिडर करते हैं लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन यहां पर हम वेव नेचर जो है लाइट का कंसिडर करते हैं। वेव नेचर मतलब लाइट जो है कभी स्ट्रेट लाइन में, जो जब आप वेव ऑप्टिक्स में देखोगे तो हमेशा जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में चले, वो जरूरी नहीं होता है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, इंटरफ्रेंस होता है, यानी कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। वो हम कहां पर पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन रे ऑप्टिक्स में हम हमेशा यही मानेंगे लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो दैट मींस हम क्या करेंगे? हियर वी कंसिडर, हियर वी consider light travels in straight, shabash, light travels in straight line path, straight line path as ray, किसकी तरह? रे की तरह। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? Here we
कंसिडर वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। यहां पर हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर अच्छे से नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने यहां पर जो है ऑलरेडी नोट्स अटैच कर दिए हैं, तो सो दैट आप अच्छे से जो है लिख पाओ, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगे और अच्छे से आप लिख भी पाओ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपने ये 2 पॉइंट जो है नोट कर लिए होंगे। अब जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और तीसरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और उसी पे जो है आपको जो है सवाल पूछा गया था। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? एक मिनट। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है? रे ऑप्टिक्स में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जो रे ऑप्टिक्स में जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, आदमी होता है, बिल्डिंग होती है, गाड़ी होती है। लेकिन जब हम रे ऑप्टिक्स में जाते हैं, यहां पर छोटा छोटा होल होता है, उसका साइज भी कितना होता है? एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में। दैट मींस यहां पे जो है ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, और यहां पे जो है ऑब्जेक्ट का साइज वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन किसके कंपैरिजन में? यहां पर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट से यहां पर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट का साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि आसपास होते हैं, उनमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसी पे जो है सवाल पूछा गया था। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, here the size of object, here the size of object is much larger, is much larger than the wavelength of light, than the wavelength of लाइट, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज में होती है। तो दैट मींस यहां पर ऑब्जेक्ट साइज इससे बहुत बड़ा होता है, वो मीटर्स में होता है, दैट मींस वो इससे बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहां पर जो है हियर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड wavelength of light, wavelength of light are comparable। वो क्या होते हैं हमारे पास? वो comparable होते हैं। comparable मतलब उनके जो है उनके बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, वो बहुत आसपास होते हैं। तो ये चीज भी जो है आपको समझ आ गई होगी। और यहीं पे आप जो है जब भी आप नोट बनाइए, जिस पॉइंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वहां पे लिख लीजिए PYQ। तो ऐसे जो है जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कौन सा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल पूछा गया है और कहां से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, बहुत पहले पूछा है 1989 में। तो मुझे लगता है आने वाले सवाल जो है ईयर्स में आपको इससे सवाल देखने को मिलेगा। तो दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे इन द कमिंग ईयर या तो जेईई मेंस में या तो नीट में इससे सवाल जरूर मिलेगा, और एज इट इज मिलेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन से होकर इससे जो है आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो तीसरा पॉइंट भी जो है आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर जो हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब जो हम चौथा पॉइंट जो है इनमें वो डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, जब भी हमारे पास एक लाइट आती है, क्या होती है, ऐसे आप समझ सकते हो, एक मिनट, हाँ, तो समझ लीजिए ये आपके पास कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यहां अलग मीडियम है, यहां अलग मीडियम है। मान लीजिए यहां हवा है, यहां पानी है, यहां हवा है, यहां पानी है। आप मान लीजिए यहां से लाइट आ गई, क्या आ गई सर? लाइट आ गई, ठीक है। तो यहां से जब नॉर्मल डालेंगे तो जब लाइट टकराएगी पानी के सरफेस से तो कुछ पार्ट आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट होता है, तभी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। दैट मींस लाइट का कुछ पार्ट जैसे ही पानी के सरफेस से टकराया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। और याद रखिएगा जब भी नेचर में होता है ऐसा, तो जब भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस के ऊपर, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अब ये पॉइंट यहां पे समझाना है, इसीलिए अभी रिफ्लेक्शन में हम शायद दूसरे लेक्चर में पहुंच जाए, ठीक है।
तो और कुछ पार्ट जो है वो एज इट इज इसमें पास हो जाएगा, उसमें बेंडिंग हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट मीन जब लाइट का कुछ पार्ट जो दूसरे मीडियम में चला जाए उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और जो पार्ट रिफ्लेक्ट बाउंस होकर सेम मीडियम में आ जाए उसको रिफ्लेक्शन होते हैं। दैट मींस हमने क्या समझा? हमने समझा जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो वहां पे दोनों चीजें होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ होती है। अगर ये मिरर होगा फिर खाली रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर सरफेस पे टकराती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। तो क्या है चौथा पॉइंट? व्हेन शाबाश व्हेन अ light meets shabash when a light meets a surface जब वो किसी सरफेस पे मीट करती है जो उनको सेपरेट करती है, which separates them then reflection। तो फिर क्या होता है? reflection and refraction takes place। क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। अब ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश। इट प्रोवाइड्स explanation for the different phenomena such as reflection, refraction, interference, diffraction, polarization। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं? यहां पढ़ते हैं। मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो दैट आपको भी लिखने का मौका मिले। क्लियर है इतना? ठीक है। तो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में, इधर हम पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में। ठीक है, वो यहां पढ़ते हैं और वहां पर हम जो है एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो चीजें हम यहां पढ़ते हैं। आई होप जो है ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको चारों डिफरेंसेस जो है क्लियर आ गई। पहले डिफरेंस यहां पर जो है रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो है नहीं डील करते, नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं जानते, हम सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ते हैं इधर, तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और यहां पर हम जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो भी थ्योरीज दी है उनको पढ़ते हैं। ये जो चीज दूसरी होती है यहां पर, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एज्यूम करते हैं लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन यहां पे हम वेव नेचर जो है लाइट का कंसिडर करते हैं। दैट मींस वो कभी स्ट्रेट चलती है, कभी जो है वो बेंड भी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है वेव लेंथ ऑफ लाइट से, और यहां पे ऑब्जेक्ट साइज और वेव लेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट क्या होते हैं? वो बराबर ही होते हैं, यानी कि कंपेरेबल होते हैं, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहां पर जब भी लाइट किसी सरफेस को टकराती है, कुछ पार्ट जो वापस आएगा दैट मींस रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से, कुछ पार्ट जो दूसरे मीडियम में चला जाएगा दैट मींस उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन क्यों होता है उसकी जो है थ्योरीज यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन हमें वेव ऑप्टिक्स ही देता है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहां पर जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यहां पे अटैच करूंगा और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो चलिए अब जो है मैंने यहां पे क्वेश्चन अटैच किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मैं यहां पे पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर। कह रहा है जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड कब होता है? जब हमारे पास कैरेक्टर डायमेंशन क्या होंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ। नहीं, सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ कब होगा? जब वो वेव ऑप्टिक्स होता है। यहां पे अगर वेव ऑप्टिक्स होगा तो फिर पहला ऑप्शन सही होता है। मैंने कहा इसीलिए इससे क्वेश्चन के और एक क्वेश्चन आने के चांसेस है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहां पर वो वेव ऑप्टिक्स करेगा फिर ऑप्शन सेम रखेगा तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? मच स्मॉलर देन। नहीं, छोटा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर यानी कि वो भी छोटा ही है। तो मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि मैंने अभी आपको बोला जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो ऑप्शन क्या बैठेगा? डी। ऑप्शन डी बैठ गया। कितने सेकंड लगेंगे जब एग्जाम में ये सवाल आएगा?
मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड जो है ये आपका सवाल लेगा। और ये AIPMT 1989 में पूछा गया है। ये सवाल अभी तक इसमें जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया था, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम जो है फर्दर कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर जो है आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब जो हम और 2 बेसिक टर्म्स को जो है डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो है लाइट क्या होती है वो भी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा सा पीछे धकेला है। तो ये चीजें डिस्कस करने के बाद जब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए अब हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। लिखिए सम बेसिक टर्म्स। उसमें पहले आप लिखिए रे ऑफ लाइट के बारे में हमारे पास जानना बहुत जरूरी होता है। रे ऑफ लाइट होता क्या है? तो सबसे पहले आप जानिए ये जो रे ऑफ लाइट होता है ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, रे इज द इमेजिनरी कंसेप्ट, यानी कि ये रियल में रे आपको नहीं दिखेगी। दैट मीन्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। और रे क्या हमें बोलती है? ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमें डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इंडिकेट करती है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बोलती है। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स शाबाश, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट ये हमें बोलता है लाइट की डायरेक्शन क्या है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ है? क्लियर है इतना? ठीक है, तो चले और अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। हम क्या बोलते हैं? द पाथ, शाबाश, आप लिखिए द पाथ, शाबाश, द पाथ अलोंग विच, ये मैं भी समझाऊंगा आपको क्या है ये। द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, the path along which light travels is called शाबाश, वो पाथ जहां से लाइट चलती है उसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। द पाथ along which light travels is called रे ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब भी हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन से। रे ऑफ लाइट को कैसे दिखा दे? स्ट्रेट लाइन से दिखा दे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विथ, क्योंकि डायरेक्शन दिखानी है तो एरो भी होगा, उन स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर एरो भी होगा। स्ट्रेट लाइन्स विथ arrow towards the direction of propagation of light, direction of propagation of light। सर ये प्रोपगेशन क्या होता है? चलना। जहां से लाइट चल रही होगी उसी तरफ हम जो है इस स्ट्रेट लाइन का एरो दिखाएंगे। क्लियर हुआ? ये भी आपको समझ आएगा। ये पॉइंट्स मैंने क्या लिखे समझ आ गए? वो पाथ जहां से लाइट चलती है उसी को हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जो है इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। लाइट किधर चल रही है उधर जो है एरो रखेंगे, दैट मींस हमें पता चलेगा लाइट किधर जो है प्रोपगेट कर रही है, लाइट किधर चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है? ए थिन बीम ऑफ लाइट। ए थिन बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो और करके आप इसमें क्या लिख सकते हो? थिन बीम ऑफ लाइट, थिन बीम, शाबाश, थिन बीम ऑफ लाइट, थिन बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड, थिन बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। थिन बीम ऑफ लाइट, थिन बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सर बंडल ऑफ, ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट होता है बंडल ऑफ लाइट रेज। बंडल ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट रेज को अगर बहुत ज्यादा लाइट रेज लेंगे तो उनको उन्हीं के बंडल को, यानी कि बंडल ऑफ लाइट रेज को ही हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। बंडल ऑफ लाइट रेज, शाबाश, बंडल of light rays, bundle of light rays is called beam of light, is called beam of light,
बंडल ऑफ लाइट रेज को ही हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। आई होप जो है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टॉर्च है। क्या है ये, हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है। तो इसको मैं कहां पे लिखूं सो दैट ये थोड़ा अच्छे से समझ आ गया। आई होप जो है इतना आपने लिखा होगा, ये चीजें जो है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं होता क्या है बीम और रे ऑफ लाइट, क्या होता है एक्चुअल में। तो आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टॉर्च है। क्या है, एक टॉर्च है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है हमारे पास। तो इसमें जो है ऐसे जो है लाइट रेज निकल रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इससे लाइट क्या होगा, निकल रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो अब जो है जैसे मैंने टॉर्च ऑन किया, इसमें क्या लाखों हजारों करोड़ों लाइट रेज निकल रही होंगी। दैट मींस इसी को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट रेज। इसी को क्या बोलेंगे, बीम। यानी कि इन सारी लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेज। यानी कि ये हो गया बीम ऑफ लाइट, एक हो गया बीम ऑफ लाइट। यही हमारे पास क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर मैं इसको पतला 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 बहुत ज्यादा पतला बहुत थिन कर दूं, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं इसको रे ऑफ लाइट। क्या मैं इसको बोल सकता हूं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, ए थिन बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ए थिन बीम ऑफ लाइट is called a ray of light, and the bundle of light rays is called the beam of light, and the bundle of light rays is called the beam of light. I hope जो है इतना चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होती है। क्लियर हो गया। आई होप ये चीजें भी आपको समझ आ गई होगी, यहां पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। अब जो हम इनका टाइप देखेंगे, बीम्स क्या होते हैं हमारे पास, दो तीन टाइप ऑफ क्या होते हैं, बीम होते हैं। एक होता है हमारे पास पैरेलल बीम, एक होता है डाइवर्जेंट बीम, एक होता है कन्वर्जेंट बीम। तो चलिए अब हम जो है उनको डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर जो है अटैच कर दिया है मैंने स्लाइड, तो आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। यहां पे वो बीम नहीं पढ़ रहे इंजीनियरिंग वाला बीम, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट बीम, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ऐसे ऐसे देखिए, ये इसको हम जब भी हमको इस तरीके से दिखेगा, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया सर, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होगी। क्योंकि लाइट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है और ये बहुत सारी लाइट रेज है, इसलिए हम इसको बीम बोलेंगे। और ये सारी रेज आपस में पैरेलल है, इसलिए इसको पैरेलल बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल बीम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन से रेज आती है तो वो बहुत दूर से आती है, जब वो अर्थ पे पहुंचती है तो हमें लगता है ऑलमोस्ट ये क्या है, पैरेलल, इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरेलल रेज। जब भी हम बोलते हैं इन्फिनिटी से अगर कुछ रेज आती है तो हम बोलते हैं ये पैरेलल रेज होंगी, तो इसको हम पैरेलल बीम बोलते हैं। क्लियर हो गया, पैरेलल बीम। ठीक है सर। दूसरा जो है हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। क्या बोल दिया, डाइवर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग बीम भी बोल सकते हो, डाइवर्जिंग बीम। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे एक बल्ब रखा, जैसे आप बल्ब को ऑन करोगे तो क्या इससे लाइट ऐसे ऐसे दूर नहीं जाती है, ऐसे 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 ऐसे। दैट मींस यहां पर रेज क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। जब रेज एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उनको डाइवर्जिंग रेज बोला जाता है। दैट मींस ये हमारे पास बहुत सारी रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है। तीसरा हमारे पास होता है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है और वो एक पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। दैट मींस एक कन्वर्ज हो रही है। जब भी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम हो गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम में पहले पैरेलल बीम का डिस्कशन, फिर डाइवर्जेंट बीम, फिर कन्वर्जेंट बीम। तीनों चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई। क्लियर है इतना। तो आई होप जो है इतना भी आपने यहां से नोट कर लिया होगा। अगर यहां से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, यहां से मैंने अच्छे से जो है इसमें पेपर पे लिख के वो अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। क्लियर है इतना। आई होप इतना आपने नोट करके जो है कॉपी पे उतार दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहां पर हमारे पास क्या होती है सर, यहां पर जो है हमारे पास होती है अर्थ, यहां पर हमारे पास अर्थ होती है, जमीन होती है जहां पर हमें, और यहां कहीं दूर हमारे पास क्या होता है सर, यहां कहीं दूर आपके पास जो है सर सन होता है। तो सन से क्या होता है, ऐसे रेज निकल रही होती है, ऐसे ऐसे रेज निकल रही होती है। तो ये देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, तो देखो अगर आप देखोगे इनके बीच में, इस रे और इस रे के बीच में छोटा सा एंगल है, इसमें भी छोटा सा एंगल है, इसमें भी छोटा सा एंगल है, लेकिन जैसे ही अर्थ पे पहुंचती है ये ऑलमोस्ट हमको पैरेलल जैसे दिखती है, पैरेलल जैसे दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सोर्स बहुत दूर होता है, जब सोर्स बहुत दूर होता है तब जो रेज होता है इनके बीच में जो एंगल होता है ये असल में बहुत छोटा एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमको स्ट्रेट लाइन दिखते हैं, क्या दिखते हैं, स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल दिखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी सन से रेज आती है, जब वो जमीन पे पहुंचती है तो हम उनको पैरेलल बीम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आई होती है, उनके बीच में एंगल बहुत छोटा होता है और बहुत ज्यादा ट्रेवल करने से क्या होता है, ये ऑलमोस्ट हमें पैरेलल दिखती है। बहुत दूर से आई होती है, एंगल बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट हमको क्या दिखती है, पैरेलल दिखती है। आप ऐसे समझ सकते हो, तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और दूसरी रेज मान लीजिए इसने छोटा सा एंगल बनाया, अब मैं इनको ये एंगल जो असल में इससे भी छोटा होता है तो ऑलमोस्ट आपको ये क्या दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। दैट मींस हमें क्या समझ में आ गया, अगर सोर्स बहुत दूर होगा, क्या समझ आ गया, अगर सोर्स बहुत दूर होगा, अगर सोर्स बहुत दूर होगा, अगर सोर्स बहुत दूर होगा, ठीक है, जैसे कि इंफिनिटी पे होगा, अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो लाइट रेज के बीच में एंगल बहुत छोटा होगा। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो हम इन रेज को पैरेलल रेज मान सकते हैं। यहां पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ जो है अपलोड कर दिया, तो रेज को हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी रेज इंफिनिटी से आती है या सन से आती है तो हम उनको क्या मानते हैं, पैरेलल रेज मान के चलते हैं, पैरेलल रेज मान के चलते हैं। आई होप जो है इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, तो फिर हम जो है आगे चलते हैं। तो चलिए अब जब हम देखते हैं, तो अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछेगा ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ये क्यों होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होते क्यों है, तो ये क्यों होते हैं, ये बिकॉज ऑफ बाउंड्री के इन्फ्लुएंस से होते हैं। क्योंकि लाइट जब तक हवा में होती है तो स्ट्रेट होती है, जैसे ही वो पानी से टकराती है और पानी के बीच में जाती है तो ही वो बेंड होती है, तो ही वो बेंड होती है, यानी कि तभी वो रिफ्रैक्ट होती है। और जब वो उसके पानी के सरफेस से टकराती है तो कुछ पार्ट वापस आता है, तो तब तक वो वापस नहीं आता है, जब तक वो हवा में तब तक वो वापस नहीं आता है, स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट चलता है। ये ऐसे आप समझिए, लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, ये पानी का सरफेस है, आ रही आ रही आ रही, अभी तक स्ट्रेट चल रही, स्ट्रेट चल रही, इससे टकराई, कुछ पार्ट बाउंसिंग बैक हो गया। दैट मींस ये जो पार्ट बाउंसिंग बैक हो गया इसका रिफ्लेक्शन हुआ। कुछ पार्ट जो अंदर गया लेकिन वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड। दैट मींस वो पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। दैट मींस अगर ये बाउंड्री नहीं होती, दैट मींस मीडियम अगर सेम ही रहता तो ये हमेशा चलती और स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहती है। तो दैट मींस हमें क्या समझ आ गया, हमें यहां पे समझ आ गया जो हमारे पास रिफ्लेक्शन, यहां पर आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि इसका आंसर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है बाउंड्री के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। तो यहां पर जो है आपको दिख रहा होगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, तो फिर जो है आगे चलेंगे। तो चलिए इतना हमने जो है डिस्कस कर लिया, बेसिक चीजें जो थी वो डिस्कस कर ली, लेकिन अभी तक हमने लाइट के बारे में डिस्कस नहीं किया। लाइट क्या है, तो वापस आते हैं। सर हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स से। हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स से। सर क्या बोला था हमने, मैंने बोला था ऑप्टिक्स होती है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के बारे में जानने और पढ़ने को भी हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, आपने बोल दिया स्टडी ऑफ लाइट, लेकिन सर ये तो बताइए लाइट होती क्या है। लेकिन जो हम सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, जो हम क्लास 10th में क्या पढ़ते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूं, क्या हम बोलते हैं, लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द form of energy। शाबाश, light is the form of
एनर्जी which gives us sensation of sight, जो हमें देखने की सलाहियत देती है। लाइट ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हमें देखने की जो है सलाहियत मिलती है। समझ आ गया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ लाइट। लेकिन अब जो हम थोड़ा एडवांस पे समझते हैं लाइट होती क्या है, तो हम बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है which helps us. Light is that part of electromagnetic wave. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जिससे हम देख सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है देखने में। तो क्या बोल रहे हो आप? चलिए लिखिए, चलिए क्या बोला मैंने? लाइट, शाबाश, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which, शाबाश, which helps us to see objects, जो हमें मदद करता है देखने में। वो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अब कौन सा पार्ट? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत बड़ी है, उसमें कौन सा पार्ट? वो अब मैं बताने जा रहा हूं। शाबाश, लिखिए, लाइट is an electromagnetic wave having wavelength, शाबाश, having wavelength in range of कितना? 400 से लेके 7, बुक्स में 750 तक दिया हुआ है, अभी हम अप्रोक्सीमेट चलते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो आपके कान खड़े होने चाहिए जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट मींस जो लाइट है इसको भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दैट मींस ये जो होती है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दैट मींस ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, मीडियम की जरूरत इसको नहीं होती है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर आ गया तो इसलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? लाइट होती है। लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर है इतना? तो पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये कहां पर आता है, ये कहां पर आता है। ठीक है, तो आई होप जो है आपने स्क्रीन को पॉज करके इतना जो है नोट कर लिया होगा। अब जो हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसा सेक्शन है, ये छोटा सा पार्ट है, 2 मिनट लगेंगे इसको डिस्कशन करने में, और आप देखोगे अभी तक 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं, और 3 सवाल हम यहीं पे अभी जेईई मेंस के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करके चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सर आपने क्या कहा, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? इसमें सबसे पहले आता है कॉस्मिक। सबसे पहले क्या आता है? कॉस्मिक रेज। क्या आता है? आप भी लिखिए, कॉस्मिक रेज। उसके बाद आता है गामा रेज। क्या आता है? गामा रेज। याद रखिएगा, गामा को ऐसे लिखते हैं, काफी बच्चों को फिर दिक्कत होती है, इसलिए पता रखिए गामा ऐसे होता है। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फिर आता है हमारे पास एक्स रेज। क्या आता है? एक्स, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, फिर आता है यू दैट मींस अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर हमारे पास आता है माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स यू वी इन माई रेंज। तो फिर हमारे पास यहां पर आता है रेडियो वेव्स, सॉरी यहां पर ये मोटर वेव्स है। क्या है? मोटर वेव्स है, या माइक्रोवेव्स भी आप, माइक्रोवेव्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? दैट मींस कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स यू वी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड देन उसके बाद क्या हमारे पास रेडियो वेव्स होते हैं। तो ठीक है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाते तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर, अब हमें ये तो सबको याद होती है, इसका मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आप इसको याद रखोगे,
तो आपको क्या याद रखना है, क्लासिक गाड़ी, क्लासिक गाड़ी, क्लासिक गाड़ी, एक्सयूवी, एक्सयूवी इन माई रेंज, इन माई रेंज, क्या याद रखना है, क्लासिक गाड़ी, एक्सयूवी इन माई रेंज। क्लासिक मतलब कॉस्मिक, गाड़ी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्स रेज, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, आई एन मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब ये हो गया माई मतलब यहाँ पे माइक्रोवेव, एंड आर हो गया हमारे पास रेडियो वेव्स। क्लियरली समझ आ गया, दैट मींस क्लासिक गाड़ी, एक्सयूवी इन माई रेंज, इसका ट्रिक हो गया, इससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जब भी आप यहां से इधर जाओगे, लेफ्ट से राइट जाते हो, इस तरफ जैसे ही जाते हो, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज। और आपको पता है एनर्जी होती है एच न्यू, आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, एनर्जी होती है एच न्यू। अगर न्यू बढ़ रहा है, सॉरी, अगर न्यू क्या हो रहा है, कम, फ्रीक्वेंसी हो रही है कम, तो दैट मीन एनर्जी भी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी भी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, दैट मीन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन यहां से यहां जाने पे अगर हम देखेंगे, एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। क्या इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। अगर आपको इतना समझ आ गया, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा जेडब्ल्यू मेंस के, और आपके जो क्या देखोगे क्या सवाल आए हैं, और आप इनको सेकंड्स में जो है करके ले जाओगे। आई होप जो है ये आपको समझ आ गया। फिर से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो फिर यहां से यहां जाने पे हमारा क्या होता है, जो है फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये ट्रिक आपने लिख ली होगी। यहां पर जो विजिबल वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत और हम ध्यान देना चाहेंगे, थोड़ा और ध्यान देना चाहेंगे। सर ये क्या होता है, सर ये हमारे पास विजिबल रीजन होता है। क्या होता है सर, विजिबल, जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। ना इससे नीचे वाली रेस हम देख सकते हैं, ना इसके ऊपर वाली रेस हम देख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सर? इसमें क्या आता है सर, इसमें आता है वेवगाइड। क्या आता है सर, वेवगाइड आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। विजिबल, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। दैट मींस ये वाला सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि मिनिमम क्या होती है रेंज, क्या होती है रेंज वेवलेंथ की 400 से 700। दैट मींस ये होगा 400 नैनोमीटर पे, और सर ये यहां पर जो होगा ये तकरीबन 700 नैनोमीटर पे होगा। ठीक है सर। तो दैट मींस यहां से यहां क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मींस सबसे कम वेवलेंथ क्या होगी, विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, यहां पे वायलेट की। वायलेट की जो वेवलेंथ होगी वो सर मिनिमम होगी, याद रखना। विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट की। इसके ऊपर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फ्यूचर में आपको इससे सवाल देखने को मिलेगा। सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। रेड की क्या होगी सर, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि सर इधर जाने पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा किसमें, विजिबल रीजन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। यानी कि रेड कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम वेवलेंथ। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हमें कोई साइन दिखाना होता है, डेंजर वाला साइन, तो उसको रेड कलर से बनाया जाता है। तो क्यों रेड कलर से बनाया जाता है, क्योंकि जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वो आपको बहुत दूर से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डेंजर है। जितना आप दूर से देखोगे उतना अच्छा है। इसीलिए जो है एम्बुलेंस होता है उसको भी जो है रेड कलर से लिखा जाता है। आप देखोगे कोई भी डेंजर, ऐसे ऐसे साइन जो होते हैं डेंजर वाले, वो भी किससे लिखे होते हैं, रेड कलर से। जैसे जो होते हैं टावर्स होते हैं जहां पे करंट का खतरा होता है, ऐसे ऐसे जो है वहां पे जो है साइन बनाए हुए होते हैं। क्या क्लियरली है, वो मेरी फोटो भी लगा सकते हैं वहां पे। लेकिन चलिए देखते हैं फ्यूचर में लगाई तो हो, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया, मजाक के तौर पे क्लियर हुआ, यहां तक समझ आ गया। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट की। इसीलिए वायलेट का क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, वायलेट का एनर्जी ज्यादा होगा। और रेड का एनर्जी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। इसलिए आप देखोगे जब लोहा जो होता है, जब हम लोहे को जलाते हैं तो वो पहले लाल होता है, फिर उसके बाद ग्रीन होता है। दैट मीन जब वो लाल होता है, दैट मीन तब वो उतना गर्म नहीं होगा जितना वो ग्रीन होने पे हुआ होगा, क्योंकि ग्रीन की वेवलेंथ लाल से कम होती है। तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी। लाल लोहा यानी कि जब जो हमारे पास लोहा होगा, जब वो रेड होगा, वहां पे वो उतना गर्म नहीं होता है। जब वो क्या,
जब वो ग्रीन या ब्लू या इंडिगो वाले रीजन में चला जाता है तब वो और खतरनाक होता है, क्योंकि वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। यही चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, यही चीजें जो है आपको बाकी स्ट्रीम वाले बच्चों से जो है अलग करेगी। जो भी चीज पढ़ो उसके बारे में थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में रिलेट करने की कोशिश करोगे, ज्यादा टाइम तक आपको जो है याद रहेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको ज्यादा मजा आएगा सीखने में। क्लियर है? तो ठीक है, इतना जो है क्लियर हो गया। पहले आप इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर जो हम कुछ पॉइंट जो है इसके बारे में लिख लेते हैं। हाँ, और यहां पर आपको और एक पॉइंट लिख रहा होगा, यहां से आप लिखिए रेड कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये भी आप यहां पर जो है लिखा हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट में इधर से जो है डिस्प्ले करूंगा आपको वो लिखना है, आपको वो लिखना है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इतना पहले लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए, और एक पॉइंट जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, टू स्टडी द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चाहे हम रिफ्लेक्शन पढ़े या रिफ्रैक्शन पढ़े, हम क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं लाइट को एंड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम क्या ट्रीट करते हैं, लाइट एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या इतना क्लियर है? तो इतना आप लिख लीजिए। लिखिए पहले आप ये वाला पॉइंट, क्या आपको लिखना है, टू स्टडी द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द मिरर्स और लेंसेज वी ट्रीट लाइट हैविंग द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो आप क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट जो है वो क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर हुआ? और जो हमारे पास होता है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये जो हम ये कहां पर पढ़ते हैं, ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वो पॉइंट भी यहां पर आपको दिखेगा, ये चीजें कहां पे पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि वहां पर हम लाइट को एज अ वेव की तरह जो है ट्रीट करते हैं। आई होप इतना आपने कर दिया होगा। इसके बाद जो मैंने आपको कहा, जो भी हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके ऊपर जो 3 क्वेश्चन आए हुए, अब उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए, ये सवाल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमें जो है जेडब्ल्यू मेंस 2000 किसमें पूछा गया है। ये सवाल हमसे 2012 में पूछा गया है। ये सवाल हमें क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर रेस्पेक्टिवली ए बी सी। इसने इनको क्या नाम रखा है, ए बी सी। देन फिर हमसे कोई एक ऑप्शन इसमें जो है पूछ रहा है। पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, तो फिर जिसका खुद से हो जाए वो कमेंट करना, सर खुद से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप लिखिएगा ये क्वेश्चन जो है खुद से हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी और 3 को भी यही करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है एक्सरे, जो हमारे पास क्या है, एक्सरे है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को इसने क्या माना है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को इसने ए माना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, गामा रे, गामा रे की फ्रीक्वेंसी को इसने बी माना है। ठीक है सर, फिर उसके बाद इसने जो है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज को सी माना है। तो अगर आपको पता होगा, अभी मैंने आपको जो ट्रिक बोली, क्या बोला, एक्सयूवी, क्या बोला, कॉस्मिक गामा, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, बस इतना इसमें यूज होगा। यहां से यहां जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, फिर गामा की। गामा को क्या रखा है, बी, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बी की होनी चाहिए। उसके बाद एक्स है, दैट मींस फिर एक्स की, एक्स को क्या हमने रखा है, ए रखा है, तो ऑब्वियसली फिर लास्ट में जो है सी की, सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी। अगर आप ऑप्शन नंबर जो है बी देखोगे, ये कह रहा है ए की ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी से, ए की बी से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी खत्म। फिर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कह रहा है सी की सबसे ज्यादा होगी, ये पूरा गलत उल्टा आंसर दिया हुआ है, खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों की बराबर नहीं हो सकती, तीनों ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो ऑब्वियसली 3 ऑप्शन अगर गलत है तो फिर यही सही होगा। ये कह रहा है बी की जो है, बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा है, फिर क्या रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी सी से भी ज्यादा है, तो यही हो गया ना, बी ए से भी ज्यादा है और बी जो है सी से भी ज्यादा है। दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये जेडब्ल्यू मेंस 2012 में पूछा गया है। तो स्क्रीन को पॉज करिए, इस सवाल को नोट करिए, फिर जो है दूसरा सवाल लेकर आते हैं। तो चलिए अब जो हम और एक सवाल लेकर आते हैं। ये सवाल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये सवाल जो है 2014 जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है, इफ द माइक्रोवेव, एक्सरे, इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स एंड विजिबल
पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिनोटेड बाय। कैसे कैसे इसने डिनोट किया, पहले आपको ये लिखना है, ठीक है। माइक्रोवेव्स, ठीक है, जो हमारे पास माइक्रोवेव्स है, याद रखिएगा, उसको इसने एम से दिखाया है, कैपिटल एम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव एक्सरेज को एक्स से ही दिखाया है, एक्सरेज को एक्स से ही दिखाया है। फिर उसके बाद क्या है, उसने इंफ्रारेड को आई से दिखाया है, ये तो हमारे पास इंफ्रारेड रेज को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो है गामा रेज को जी से दिखाया है, दैट मींस ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट को यू से दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसने क्या दिखाया है, हमारे पास रेडियो वेव्स को आर से दिखाया है। फिर विजिबल वाला जो पार्ट है उसको वी से दिखाया है। तो आप क्या कह रहे हैं, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमें इनको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमें इनको लिखना है। तो फिर से हम याद करेंगे, कॉस्मिक गामा, कॉस्मिक गामा तो जी ही लिखूंगा, ठीक है। कॉस्मिक गामा एक्स यू वी, इंफ्रारेड को मैं आई लिखूंगा, कॉस्मिक गामा एक्स यू वी इन माई यानी कि माइक्रोवेव इन माई रेंज यानी कि आर। तो यहां से यहां जाने पे हमने पहले ही बोला था लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है, लैम्डा होता है इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, रेड की होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, रेड की होनी चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है सबसे ज्यादा है जी की, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सबसे ज्यादा आई की, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेड की, तो फिलहाल ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जी की, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर है। आप देखिए ये सवाल कितना बड़ा है और इसका आंसर जो है सिर्फ 10 या 20 सेकंड, 10 या 20 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन जो है सही है। ऐसा सवाल आप देखोगे जो फ्रेमवर्क होके जो है फ्यूचर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम जो है और एक सवाल डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सवाल जो है जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटा इन ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखना है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो सबसे बाद में, फिर उससे पहले उससे कम एनर्जी वाले लिखने। तो ये हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है इसने बिल्लू को रखा है, ए किसको रखा है इसने, ए इसने किसको रखा है, बिल्लू को रखा है, ठीक है सर। तो बी इसने येलो को रखा है, बी किसको रखा है, येलो को, ठीक है सर। और उसके बाद सी इसने रखा है एक्सरे को, सी किसको रखा है, एक्सरे को। और डी इसने रखा है रेडियो वेव्स को, डी इसने क्या रखा है, रेडियो वेव्स को। तो बस पहले हम जो है कंसेप्ट सीखेंगे, आपको पता होगा। तो ऐसे जो हम सबसे आगे क्या होता है सर, सबसे आगे होता है रेडियो। तो सर डी का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, डी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हाँ ध्यान से देखना, ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो जब आप इधर जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एनर्जी होती है डिक्रीज। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि ये तो विजिबल रीजन में आता है, ये भी विजिबल रीजन में आता है, तो सबसे पहले आता है एक्सरे। सबसे पहले क्या आता है, एक्सरे, दैट मींस इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा। एक्स किसको रखा है, सी को, दैट मींस सी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में सी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। 3 ऑप्शन में पहले को छोड़कर, पहले को छोड़ के 3 ऑप्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो रेडियो देखोगे ये सबसे पीछे है, रेडियो जो है सबसे आगे होता है, दैट मींस इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, दैट मींस लास्ट में डी होना चाहिए। सबसे पहले सी, लास्ट में डी। सबसे पहले सी, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में सबसे पहले सी लास्ट में बी, दैट मींस ये गलत हो गया। सबसे पहले सी लास्ट में डी, ये हो सकता है। सबसे पहले सी लास्ट में डी, तो ऑप्शन डी भी खत्म, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कैसे करते, हमें जो है सवाल के साथ खेलना होता है, किस तरीके से हम सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो नॉलेज हमें आता है उसका यूज करके हम जल्दी जल्दी ऑप्शंस का यूज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब हम सवाल करते रहेंगे तो आप देखोगे इस चैप्टर के बाद आपका लेवल बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो पहुंच गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो तब तक जो है आप जो है इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से खेलते रहिए, ठीक है। तो आई होप तो फिर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए